आज की कहानी के लेखक हैं योगेश मित्तल जी। आइए सुनते हैं आज की कहानी दुर्भाग्य से दोस्ती। सेठ संसार चंद ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत अपने दोनों बेटों धर्मचंद और करमचंद में बराबर बांट दी थी। पर धर्मचंद दिनों दिन अमीर होता चला गया और सेठ धर्मचंद कहलाने लगा, जबकि करमचंद हर काम में नुकसान पर नुकसान उठाता गरीब होता चला गया। एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी सारी दौलत स्वाहा हो गई और खाने के भी लाले पड़ गए। मुसीबत के समय इंसान को अपनों का ही ख्याल आता है। करमचंद को भी हाथ पसारने की स्थिति में बड़े भाई धर्मचंद का ख्याल आया और सब कुछ लुटाकर फटेहाल कंगाल हुआ करमचंद एक दिन अपने बड़े भाई धर्मचंद के यहां पहुंचा तथा अपनी दीनहीन दशा बताकर उससे मदद के लिए गुहार की और गिड़गिड़ाया, भैया अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है? सेठ धर्मचंद चिल्लाया। पिताजी ने जब बंटवारा किया था तुझे और मुझे बराबर संपत्ति दी थी। आज मेरी संपत्ति पहले से चौगुनी है, फिर तू कैसे कंगाल हो गया? क्या करूं भैया? करमचंद उदासा होकर बोला। दुर्भाग्य मेरे सर पर सवार है। जिस जिस काम में हाथ डाला, जो जो काम किया, सब में घाटा ही घाटा हुआ और आज मैं इतना बर्बाद हो गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बकवास, धर्मचंद बोला। भाग्य दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। ऐसा कर मेरे भाई, तू अपना दुर्भाग्य मुझे दे दे, मैं दुर्भाग्य से भी दोस्ती कर लूंगा। भाग्य दुर्भाग्य की बातें बेवकूफ और कामचोर करते हैं। मुझे देख, मैंने जो भी कमाया अपनी अक्ल और मेहनत से कमाया है, भाग्य दुर्भाग्य से नहीं। जो लोग मेहनती और बुद्धिमान होते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। तेरी बर्बादी का कारण यह है कि तूने कभी ढंग से मेहनत की नहीं। कामचोर, सुस्त, काहिल। आज मैं तेरी मदद कर भी दूं तो कल फिर तू कंगाल हो जाएगा। फिर अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो तू किसी और से मदद मांगेगा, फिर किसी और से, फिर किसी और से। ऐसा कब तक चलेगा? भाई की फटकार सुन करमचंद रोने लगा। छोटे भाई का रुदन सुनकर धर्मचंद पसीज गया। अच्छा रो मत, ये ले 10,000 रुपए। धर्मचंद ने गले में से निकालकर 10,000 रुपए करमचंद की ओर बढ़ाए और बोला, इससे रोजमर्रे का सामान लाकर एक परचून की दुकान खोल ले और दुकान चमकाने के लिए खूब मेहनत कर, भूखा नहीं मरेगा। और सुन, भाग्य दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। फिर कभी मेरे सामने आकर रोया कि दुर्भाग्य मेरे सर पर सवार है तो खूब मारूंगा तुझे। जी अच्छा, करमचंद मरे मरे स्वर में बोला और 10,000 रुपए लेकर चला गया। उसके जाने के बाद धर्मचंद ने गल्ला बंद किया और सामने देखा तो बुरी तरह चौंक गया। उसका भाई करमचंद तो जा चुका था, लेकिन जहां करमचंद खड़ा था वहीं फर्श पर फटेहाल से चिथड़ों में बिखरे हुए उलझे उलझे बालों वाला एक बदसूरत शख्स नजर आ रहा था। तुम कौन हो भाई? यहां कैसे आए? धर्मचंद दहाड़ा। मैं दुर्भाग्य हूं, वो अजीब सी खरखराती डरावनी आवाज में बोला। दुर्भाग्य? धर्मचंद हंसा। क्यों बेबस करे? बेवकूफ बनाने के लिए क्या मैं ही मिला हूं तुझे? नहीं, मैं सचमुच दुर्भाग्य हूं। आज तक, अभी तक तुम्हारे भाई के सिर पर सवार था, पर तुमने कहा तुम भाग्य दुर्भाग्य को नहीं मानते तो सोचा तुम्हारे भाई के साथ बहुत रह लिया, कुछ दिन तुम्हारे सिर पर सवार हो लो, दुर्भाग्य ने कहा। क्या? धर्मचंद चौंका। तुम तो भाग्य दुर्भाग्य को मानते नहीं हो, फिर क्यों ना मैं तुम्हारे सिर पर सवार हो जाऊं? दुर्भाग्य ने अपनी बात दोहराई। मेरे सिर पर सवार? धर्मचंद फिर चौंका। क्यों, डर गए? दुर्भाग्य हंसा। नहीं, एक सच्चा, ईमानदार और मेहनती शख्स किसी से नहीं डरता। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, धर्मचंद निडरता से बोला। तो ठीक है, समझ लो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हुआ। अब मैं तुम्हारे सिर पर सवार होता हूं। कहने के साथ ही दुर्भाग्य
धर्मचंद की ओर उछला और उसके सर पर सवार हो गया। धर्मचंद चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या करता है? उतर उतर मेरे सिर से। क्यों नाराज होते हो भाई? तुम्हारा छोटा भाई तो कभी मुझसे नाराज नहीं हुआ। मैं बरसों उसके सिर पर सवार रहा, लेकिन उसने कभी चूं तक भी नहीं की। और तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे सर पर सवार रहूंगा, मगर तुम्हें कभी मेरा वजन महसूस नहीं होगा और मैं किसी अन्य को कभी दिखाई भी नहीं दिया करूंगा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा एक दोस्त की तरह रहूंगा। तुम्हें भी सिर्फ किसी खास अवसर पर या जब तुम मुझसे बातें करोगे तभी दिखाई दूंगा, दुर्भाग्य ने कहा। ठीक है, अगर तुम एक दोस्त की तरह रहते हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है, धर्मचंद ने लापरवाही से कहा। और फिर वो दुर्भाग्य की बात बिल्कुल भूल गया। उसे उस बात का जरा भी भान न रहा कि अनजाने में ही वो दुर्भाग्य से दोस्ती कर बैठा है। और उस रात जब सेठ धर्मचंद सोया तो दुर्भाग्य भी उसके सिर पर सवार था। रात को धर्मचंद हमेशा की तरह बड़े आराम से सोया था, लेकिन सुबह उठने का वक्त होने से पहले ही उसके एक बेटे ने झिझोड़ कर उसे उठाया। पिताजी पिताजी उठिए, अपने गोदाम में आग लग गई है। क्या कहा? आग लग गई है? कैसे? धर्मचंद हड़बड़ा कर उठा। पता नहीं पिताजी, धर्मचंद का बेटा बोला। गोदाम के चौकीदार हरिया ने भी अभी अभी खबर दी है, पर आग लग कैसे गई? हरिया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। धर्मचंद ने बेटे से पूछा तो वो बोला, रात भर बिजली कड़कती रही और बारिश होती रही। मुझे लगता है गोदाम पर बिजली गिरी होगी। कोई बात नहीं, धर्मचंद बोला। नदी के रास्ते गुजरात से हमारा जो माल आ रहा है वो वहां के तट पर उतर जाए, उसे अपने दूसरे मकान में रखवा लेना। उसमें हमें काफी फायदा होगा और काफी हद तक नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी, सेठ धर्मचंद ने कहा। लेकिन अभी उसकी बात पूरी हुई थी कि सेठ धर्मचंद का एक कारिंदा दौड़ता हुआ और चिल्लाकर बोला, सेठ जी, गुजरात के मसाले और अनाज लेकर हमारी जो नाव आ रही थी अचानक नदी में बाढ़ आने से डूब गई। क्या? सेठ धर्मचंद चिल्लाया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे अपने सिर के ऊपर किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। सेठ धर्मचंद को लगा दुर्भाग्य उस पर हंस रहा है, पर उसने दुर्भाग्य की हंसी की परवाह न की और मन ही मन सोचा, अभी तो बहुत से व्यापारियों से उसने पैसा लेना है, उधार वसूल कर दोबारा से माल मंगाकर धंधा करेगा। धर्मचंद उसी समय उधारी वसूल करने के लिए निकल पड़ा और कुछ ही घंटों में वो लगभग सभी व्यापारियों से अपना पैसा लेकर वापस अपने घर की ओर आ रहा था कि अचानक कुछ लुटेरे उसके सामने आ गए। एक हुंकार लुटेरे ने धर्मचंद की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसके साथियों ने धर्मचंद का सारा रुपया पैसा उससे छीन लिया। धर्मचंद को कंगाल करके लुटेरे भाग गए। अब धर्मचंद को समझ में आया कि जब भी वो कहीं से मोटी रकम लेकर लौट रहा हो उसे अपनी रक्षा के लिए हथियार भी रखना चाहिए, पर अब उसके पास व्यापार करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब उसे किसी भी तरह का माल खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत थी, जो किसी से उधार मांगने पर ही मिल सकती थी। क्या विडंबना थी! जिस धर्मचंद का पैसा दर्जनों व्यापारियों के पास पड़ा रहता था, आज उसे अपने लिए उधार मांगने की नौबत आ गई थी। धर्मचंद का एक बहुत पक्का दोस्त था, सेठ कीमतीलाल। धर्मचंद कीमतीलाल के पास गया और उससे बोला, दोस्त, अचानक कुछ विपदा आन पड़ी है। व्यापार चलाने के लिए 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। हालात ठीक होते ही मैं सबसे पहले तुम्हारा उधार चुका दूंगा। कीमतीलाल ने धर्मचंद को 25,000 रुपए दे दिए। रुपए लेकर धर्मचंद घर की ओर लौट रहा था कि अचानक फिर से उसे लुटेरों ने घेर लिया, लेकिन इस बार धर्मचंद के पास एक तलवार थी। अपना पैसा बचाने के लिए धर्मचंद लुटेरों से भिड़ गया, किंतु वो अकेला था और लुटेरे 10-12 की संख्या में थे। लुटेरे उसका पैसा छीन उसे जख्मी कर भाग निकले। जाते जाते वो धर्मचंद से उसकी तलवार भी छीन ले गए। बड़ी मुश्किल से धर्मचंद अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर
परिवार में कोहराम मच गया। जैसे तैसे पड़ोस के वैद्य जी को बुलाकर धर्मचंद के जख्मों का इलाज करवाया गया। कुछ दिन में ठीक होने के बाद धर्मचंद एक बार फिर अपने दोस्त कीमतीलाल के पास गया और उससे आप बीती सुनाकर बोला, दोस्त, अभी व्यापार के लिए मेरा समय शायद ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे कोई नौकरी दे दो तो मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारा पिछला कर्ज भी उतार दूंगा और अपने घर की दाल रोटी का खर्च भी उठा लूंगा। कीमतीलाल ने बहुत कहा कि दोस्त, बुरा समय तो हर एक पर आता है। तू व्यापारी है, व्यापार कर, और पैसा चाहिए तो मुझसे 25,000 और ले ले। लेकिन धर्मचंद नौकरी करने पर ही अड़ा रहा तो कीमतीलाल बोला, देख भाई, मेरे पास 2 एकड़ बंजर जमीन है। अगर तू उसे खेती के लायक बना दे तो मैं तेरा पिछला कर्जा भी माफ कर दूंगा और तुझे 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा। अगर मंजूर है तो कल से ही काम पर लग जा। हल बैल कुदाल फावड़ा सब तुझे कल खेत पर ही मिल जाएंगे। धर्मचंद ने कीमतीलाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन नहा धोकर खेत पर मजदूरी के लिए निकल पड़ा। उसने खेत जोतने से पहले कुदाल और फावड़े से खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर तक वो कुदाल और फावड़े से खेत की मिट्टी खोदता रहा। फिर अचानक टन की आवाज आई तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने और ज्यादा खुदाई की तो खेत में सोने का एक घड़ा मिट्टी से ऊपर उभर आया। जैसे जैसे वो खुदाई करता उसे एक के बाद एक सोने के घड़े मिट्टी से निकलते दिखाई दिए। धर्मचंद तत्काल कीमतीलाल के घर गया और उसे बताया कि उसकी जमीन बंजर होने का कारण यह है कि वहां सोने के बेशुमार घड़े दबे हैं और उन घड़ों में सोने के असंख्य सिक्के भरे पड़े हैं। कीमतीलाल तुरंत ही धर्मचंद के साथ अपने खेत पर पहुंचा और वहां सोने के सिक्कों से भरे सोने के घड़ों को देखकर बोला, धर्मचंद, मैंने तो इस खेत को मुद्दत से बेकार पड़ा छोड़ रखा था और एक दिन बेकार पड़े इन खेतों को बेहद सस्ते दामों में बेच देने वाला था। अगर तुम इस खेत में मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होते तो इतना विपुल धन मुझे कभी नहीं मिलता। तुम्हें मैं अपने भाई जैसा मानता हूं, इसलिए ये जो भी धन मिला है इसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। देखो, मना मत करना। धर्मचंद ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर खेत में लहूलुहान दिख रहे एक जाने पहचाने से लग रहे शख्स पर पड़ी। तुम कौन हो भाई? धर्मचंद ने उससे पूछा। मैं दुर्भाग्य हूं, वो कहराते हुए बोला। तुमने अपनी मेहनत के कुदाल फावड़े से मुझे मार दिया है। और ये कहने के साथ ही दुर्भाग्य वहां से गायब हो गया। सच है, मेहनत करने वालों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग भाग्य दुर्भाग्य पर विश्वास करके हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं वे सचमुच दुर्भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जो अपने हाथों अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं उनके आगे कोई दुर्भाग्य कभी ठहर नहीं पाता।